हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 8 लगाते हैं गाइस। क्वेश्चन आंसर लगाते हैं इसके अभ्यास प्रश्न चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। गाइस जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। और गाइस हमने इसमें चित्रों का प्रयोग किया है। गाइस हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप आसानी से सारे क्वेश्चन आंसर कर सकें। गाइस हम देखते हैं गाइस, सुनी हुई चीज़ की अपेक्षा देखी हुई चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, इसीलिए हमने क्या किया है, इस गाइस पीडीएफ में बहुत सारे चित्र और गाइस डायग्राम का प्रयोग किया है जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये हैंड नोट्स हमने अपने हाथ से तैयार किए हैं। सो गाइस यदि आप इसको एंड तक देखे लेते हैं तो गाइस बोर्ड एग्जाम क्या गाइस बहुत लंबे टाइम तक आप इन आंसरों को भूल नहीं पाएंगे। सो गाइस ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। जो डीएनए होते हैं गाइस हम देखते हैं, इसी के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि जो डीएनए है कौन किसका बच्चा है, ठीक है ना। तो डीएनए जो अपनी समान प्रतिकृति बनाते हैं गाइस, उसका प्रजनन में क्या महत्व है हमको ये देखना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो जनन की यह मूल घटना मानी जाती है, मेन घटना यहीं से शुरू होता है गाइस जनन या गाइस बेबी का निर्माण, या कोई भी जीव अपने समान आकृति का नया जीव बना पाता है। तो गाइस डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त कोशिका का गठन का सृजन होता है। कहने का मतलब क्या है, डीएनए पहले नंबर प्रतिकृति बनाता है, और जब ये प्रतिकृति बनाता है गाइस जनन कोशिका में, तो डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण करता है। फिर इससे क्या होता है, अतिरिक्त कोशिका का गठन का सृजन होता है। आगे डीएनए बनते हैं, और डीएनए से बनने के बाद क्या होती है, न्यू कोशिका बनती है। क्यों बनती है हम ये देखते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं ये क्या है, ये कोशिका है। कोशिका में क्या पाया जाता है गाइस हम देखते हैं, ये केंद्रक है, और केंद्रक में की जो उलझी हुई जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ना गाइस, यही है डीएनए। इसमें गाइस होते हैं गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए होते हैं, और डीएनए के गाइस क्या करते हैं, अपने समान प्रतिकृति बनाते हैं यही डीएनए। जब इस गाइस प्रतिकृति में बहुत सारी आकृति के डीएनए बन जाते हैं, इस डीएनए में गाइस बहुत सारी आकृति के डीएनए बन जाते हैं, तो फिर ये क्या करेंगे गाइस, ये कोशिका का ही पूरी कोशिका का विभाजन होगा। कोशिका का विभाजन होने से गाइस ये कोशिका, एक कोशिका दो भागों में बट जाएगी, और दो भागों में बट करके गाइस न्यू कोशिका का सृजन होगा, न्यू कोशिका का गठन होगा। तो आप गाइस इसमें देख सकते हैं, देखिए कैसे प्रतिक्रिया होती है इसमें। देखिए इस प्रकार डीएनए का प्रतिकृति बन गई, दो केंद्रक बन गए गाइस, और इससे कोशिका का विभाजन हुआ। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जीवों में विभिन्न स्पीसीज के लिए लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक है या नहीं, यह आवश्यक है नहीं है, क्यों। तो गाइस हम देख रहे हैं जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है वो गाइस स्पीसीज इस प्रजाति के लिए गाइस लाभदायक है। हम देखते हैं जो विभिन्न प्रजाति के बच्चे उसी के समान अलग अलग होते हैं, तो स्पीसीज के लिए जो विभिन्नता पाई जाती है गाइस वो तो लाभदायक है। तो व्यष्टि के लिए आवश्यक है या नहीं, ये क्यों। तो गाइस हम देखते हैं जो जीवों में गाइस विभिन्नता पाई जाती है, अन्य जैव प्रक्रम में विपरीत जीव के अपने अस्तित्व को अनुरक्षण के लिए जनन में डीएनए की प्रतिकृति की बनना गाइस आवश्यक है, परंतु विभिन्न स्पीसीज के लिए समष्टि के स्थायित्व के लिए गाइस यह लाभदायक है, क्योंकि विभिन्नता के होते हुए भौतिक वातावरण में परिवर्तन होने पर उसे प्रजाति में कुछ व्यष्टि नवीन परिस्थितियों के अनुकूल जीवित रह सकते हैं तथा जनन में वृद्धि कर सकते हैं। तो गाइस इसमें क्या समझाया गया है हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। सो गाइस अभी हमने देखा था जो डीएनए बनते हैं, जो कोशिका बनती है गाइस, एक कोशिका पे केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक में हमने देखा डीएनए पाए जाते हैं। और गाइस डीएनए क्या करते हैं, अपनी ही समान आकृति के दूसरे डीएनए बनाते हैं, और ये जब ये अपनी ही समान आकृति के जब दूसरे डीएनए बनाते हैं गाइस, इसी कारण से हम देखते हैं जैसे माता पिता का बच्चा गाइस जिस माता पिता का होता है वो उसी के समान गुण वाला होता है। जैसे मानव जाति का बच्चा गाइस मानव प्रजाति के जैसे होगा। तो इसमें हर
हर सजीव में विभिन्नता पाई जाती है कि नहीं जा पाई जाती। जैसे गाइस इसी डीएनए के कारण हम देखते हैं कि मच्छर का बच्चा मच्छर होता है, ना कि मानव, क्योंकि उसने उस डीएनए ने क्या किया है गाइस, अपनी ही आकृति का एक और डीएनए बनाया है, दूसरे की आकृति का नहीं बनाया है। इसीलिए इसमें जो विभिन्नता पाई जाती है सभी सजीवों में, तो वो तो लाभदायक है, क्योंकि सभी प्रजाति के वरना पता ही न चलता कि कौन भेड़ का बच्चा है और कौन बकरी का है ना। तो ये गाइस प्रजाति की विभिन्नता के लिए इन डीएनए का गाइस अपनी ही आकृति बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गाइस ये व्यष्टि के लिए भी उपयुक्त है। तो गाइस जो हमने देखा ये डीएनए जो बन रहे हैं केंद्रक से जो डीएनए का निर्माण हो रहा है गाइस अपनी ही समान आकृति का, तो इसमें गाइस रासायनिक प्रक्रिया होती है, ऐसे ही तो हो नहीं जाता इन डीएनए की प्रतिकृति समान आकृति के बनना। तो गाइस इस रासायनिक प्रक्रिया में थोड़ी बहुत तो त्रुटि पाई जाती है, इसीलिए जो डीएनए जो बनते हैं गाइस, जो ये डीएनए ये वाली कोशिका बनाती है अपने ही समान गाइस बहुत सारे डीएनए बनाती है, तो इसमें गाइस जो और फिर होता है कोशिका का विभाजन, तो गाइस इनमें कुछ सेम नहीं पाए जाते हैं, थोड़ी बहुत तो डिफरेंस में डीएनए में पाया जाता है। और ये डीएनए में जो थोड़ी बहुत डिफरेंस पाया जाता है, इसीलिए हम देखते हैं कि एक पिता का बच्चा माता पिता से बच्चा कभी मंदबुद्धि भी हो सकता है और कभी तीव्र बुद्धि भी हो सकता है। गाइस पहले की पीढ़ी में क्या था, इतना ज़्यादा गाइस गर्मी ताप रोगों को लड़ने की शक्ति नहीं होती थी, लेकिन अब की पीढ़ी में गाइस जीवित यदि ये विभिन्नता ना होती तो भी जीवित ही ना रह पाते। आप ही सोचिए गाइस जो पहले टाइम पे इतनी गर्मी होती थी क्या, नहीं होती थी, इसीलिए बिना कूलर बिना पंखा के वो प्रजाति रह लेती थी। लेकिन गाइस अभी इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, इसके बाद भी हम जीवित कैसे रह पाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, इसके बाद जीवित रह पाते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पिता के डीएनए से जो हमें पिता के शरीर से जो हमारा निर्माण हुआ है माता पिता से, तो गाइस उनमें थोड़ी बहुत हमें हमारे डीएनए चेंज हैं थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत चेंज होने के कारण ही क्या होता है, हमें ताप को सहन करने की शक्ति भी बढ़ गई है, इनमें डीएनए में चेंजिंग आया है। हो सकता है हमारे डीएनए में गाइस थोड़ी बहुत भी यदि चेंजिंग आई होगी तो क्या होगा, हम मंद बुद्धि भी हो सकते हैं और तीव्र बुद्धि भी हो सकते हैं। तो गाइस ये व्यष्टि के लिए बहुत ही ज़रूरी नवीन परिस्थितियों को जो नई नई परिस्थितियों में अनुकूलन बनाने के लिए गाइस यह जनन में वृद्धि के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि ये इस प्रकार की विभिन्नता, तो आप लिख सकते हैं इसमें गाइस, आप इस प्रकार देखिए लिख सकते हैं, यह जैव प्रक्रम के विपरीत सभी जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए गाइस जैव प्रक्रम के अनुसार और अनुरक्षण के लिए जनन में जो डीएनए की प्रतिकृति बनाना बहुत ही आवश्यक है, परंतु जो विभिन्नता स्पीसीज समष्टि के स्थायित्व के लिए भी आवश्यक है। गाइस सृष्टि को चलने के लिए ये विभिन्नता जरूरी है, यदि थोड़ी बहुत भी विभिन्नता नहीं आती है इन डीएनए में, माता पिता के डीएनए और बच्चों के डीएनए में जो कोशिका का निर्माण हुआ है, नए डीएनए बने हैं, तो गाइस आप ही सोचिए क्या ये जीवित रह पाते, नहीं रह पाते, क्योंकि पहले के गाइस इतने सारे रोग नहीं चल रहे थे, पहले कोरोना वायरस नहीं चल रहा था जो अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं तो अभी तो हम जीवित ही नहीं रह पाते। तो इसका स्थायित्व पृथ्वी के कम से कम टिकी हुई है, इनमें स्थायी जीवन बना हुआ है, तो इसका कारण है गाइस थोड़ी बहुत ही डीएनए में चेंजिंग, डीएनए में विभिन्नता, ठीक है ना, क्योंकि ये विभिन्नता भौतिक वातावरण परिवर्तन में प्रजाति की व्यष्टि की नवीन परिस्थितियों को गाइस अनुकूलन बना करके जीवित रह सकते हैं इसी के कारण। आई होप गाइस आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए, हमने समझा दिया इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ, तो इसमें क्या पूछा गया था गाइस कि जो विभिन्नता पाई जाती है, स्पीसीज मतलब कि होता है प्रजाति, जैसे मानव जाति प्रजाति है, मानव प्रजाति में गाइस विभिन्नता और भेड़ बकरी की प्रजाति है, तो अलग अलग प्रजाति हैं, तो इन सभी प्रजातियों के लिए गाइस विभिन्नता के लिए सब उपयोगी है कि नहीं है ये डीएनए का चक्कर। यदि ये डीएनए ना होता तो सभी सजीव एक से बनते, उनमें गाइस भेड़ का बच्चा भेड़ ना बनता, हो सकता था वो चाहे जो जैसा बन जाता है ना। तो ये गाइस प्रजाति के लिए गाइस स्पीसीज के लिए बहुत ही लाभदायक है और गाइस व्यष्टि के लिए भी बहुत ही आवश्यक है जीवित रहने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द्विखंडन
द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न हैं। तो गैस द्विखंडन क्या होता है, आगे हम एक बात को बता दें, क्लियर कर दें। गैस हमने पढ़ा था कि जो विभाजन, जो हम देखते हैं प्रजनन होता है, जो गैस जीवों का उत्पत्ति होती है किसी सजीव के द्वारा, तो वो दो प्रकार से होती है। एक होता है गैस लैंगिक द्वारा, एक होता है अलैंगिक द्वारा। क्या गैस, एक अलैंगिक द्वारा, एक होता है ओनली लैंगिक द्वारा। तो अलैंगिक में गैस क्या कर सकते हैं, सभी सजीव अपनी ही समान आकृति के बिना बिना दो लिंगों, मतलब कि गैस बिना अपने समान दो नर और मादा की जरूरत इन्हें नहीं पड़ती है। ये गैस अकेले ही प्रजनन कर सकता है, उसको हम अलैंगिक कहते हैं। और गैस लैंगिक में जैसे हम मानव का प्रजनन लैंगिक है, उसमें गैस माता पिता मिलेंगे तभी प्रजनन होगा, तभी वो बच्चे को बना पाएंगे। तो ये होता है लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। तो ये जो द्विखंडन विधि है और बहुखंडन विधि है, ये क्या है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, ठीक है ना। तो अलैंगिक प्रजनन में गैस द्विखंडन विधि को आप देख सकते हैं। अमीबा में कौन सा प्रजनन हो रहा है, अभी हम PDF दिखा देंगे, उसमें हमने अच्छे से गैस लिखा हुआ है। देखिए, जो इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये है द्विखंडन विधि के तहत प्रजनन। तो गैस एक अमीबा था। अमीबा क्या है गैस, एक कोशिकीय जीव है। और हम देखते हैं जो एक कोशिकीय जीव में दूसरी कोशिका का निर्माण करना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, वो सरलता से कर लेते हैं। लेकिन हमारा शरीर कैसा है, बहुकोशिकीय के साथ साथ जटिल संरचना वाला है। इसमें विभिन्न अंग बनाए जाते हैं, हाथ पैर मुंह सब कुछ। लेकिन इनमें गैस कहीं का हाथ मुंह नहीं होता है, ये कहीं से भी अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ध्यान रखना, ये अमीबा वगैरह। तो गैस इसमें एक केंद्रक है, हम देख रहे हैं, और कोशिका है, ठीक है ना। और एक कोशिका का क्या हो रहा है, इस अमीबा का, जो अमीबा में गैस एक केंद्रक में गैस आप देख सकते हैं, इस केंद्रक का गैस विभाजन प्रतिकृति बन रही है, ठीक है ना। और गैस देख रहे हैं ये कोशिका का केंद्रक का क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। और गैस देखिए ये लंबा लंबा होता जा रहा है, खिंच रहा है। और जब ये पतला होता जाता है तो गैस ये क्या होता है, बीच से टूट जाता है। तो देखिए दो केंद्रक का निर्माण हो गया है एक कोशिका में। अब जब दो केंद्रक का निर्माण एक कोशिका में हो गया है, तो फिर क्या होगी, इस कोशिका क्या कोशिका भी गैस दो भागों में टूट जाएगी। तो देखिए ये दो भागों में टूट गई है, इसको हम कहते हैं द्विखंडन विभाजन, ठीक है ना। इसी प्रकार होता है गैस लेशमानिया में। देखिए ये है लेशमानिया का डायग्राम, आप देख सकते हैं, इसमें द्विखंडन विभाजन हो रहा है। गैस ये लेशमानिया है, इसमें क्या है, एक केंद्रक है, आप देख रहे हैं। पहले नंबर क्या हो रहा है, इस केंद्रक का गैस लंबा लंबा हो रहा है, पतला होता जाता है। फिर गैस ये क्या हो रहा है, दो होने की कगार में है, बहुत पतला हो चुका है। यहाँ पे गैस इसका दो केंद्रक बन गए हैं, आप देख रहे हैं, ये गैस दो केंद्रक बन गए हैं। जब ये दो केंद्रक का निर्माण गैस बन करके ये अलग अलग हो रहे हैं, तो फिर बाद में क्या हो रहा है, इसका देखिए यहाँ से ये क्या हो रहे हैं, फट रहे हैं। मतलब कि ये लेशमानिया का दो भाग में अब बनना शुरू हुआ। अभी केंद्रक का गैस विभाजन हो गया, अब देखिए ये दो भागों में निर्माण हो गया, दो लेशमानिया का निर्माण हो जाता है। तो ये गैस द्विखंडन विधि है, एक से दो कोशिका में निर्माण होना। इसके बाद आती है गैस अलैंगिक विभाजन का दूसरा प्रकार क्या है, ये गैस विखंडन विधि के तहत है। अलैंगिक विभाजन में के भाई गैस 6 प्रकार होते हैं, 6-7 प्रकार। तो गैस हमने ये विखंडन विधि के तहत हमने द्विखंडन विधि और बहुखंडन विधि। तो गैस देखिए ये है गैस, ये मलेरिया का बीमारी है, मलेरिया का प्लेज्मोडियम है गैस, जीवाणु है। इसमें गैस हो रहा है, हम देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे खंडों में टूट रहा है। इसकी कोशिका का निर्माण गैस एक कोशिका थी, सोचिए इतने सारे कोशिकाओं का निर्माण, इतने सारे गैस अलग अलग जीवों का निर्माण हो रहा है। इसको कहते हैं गैस बहुखंडन विधि। तो देखिए अब इसमें अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं, अभी हमने समझ लिया। सो गाइस क्वेश्चन क्या था कि द्विखंडन विधि बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो गाइस अब इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। द्विखंडन विधि में एक कोश के द्वारा प्रायः दो समान कोशों में भागों में विभाजित होता है। हमने देखा था कि एक कोशिका थी, उसके दो भागों में गैस टूट करके विभाजित हो रही थी, विभक्त होकर नए जीव का एक साथ जन्म दे रही थी। हमने ये देखा, ये थी गैस द्विखंडन विधि। और जबकि बहुखंडन विधि में तुलना करना है हमको इसकी, है ना, कि किस प्रकार अलग है। तो बहुखंडन विधि में हमने क्या देखा कि एक कोश अनेक संतति कोशिकाओं का गैस एक साथ विखंडित होकर उनको एक साथ जन्म देता है गैस। तो बहुखंडन विधि और द्विखंडन विधि किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन विधि में क्या
देखा हमने, एक कोश के द्वारा उसको 2 भागों में विभक्त होकर एक साथ गाइस जन्म देता है 2 जीवों को, ठीक है ना। इसमें 2 जीव बन रहे हैं। लेकिन बहुखंडन विधि में क्या हो रहा है, एक कोश को अनेक संतान कोशिकाओं में विखंडित होकर के गाइस एक साथ अनेक जीवों को क्या हो रहा है, अनेक जीवों को जन्म देता है। यह होता है गाइस बहुखंडन विधि। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार गाइस लाभान्वित होते हैं। जो बीजाणुओं के द्वारा गाइस जिसका जन्म होता है वो जीव किस प्रकार से लाभ में रहते हैं, हम ये देखते हैं। गाइस बीजाणु समासंग जो विधि है ये प्रजनन की गाइस अलैंगिक विधि है, आप ध्यान रखना ये, ठीक है ना। इनमें गाइस 2 विपरीत लिंगों की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अकेले ही क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। तो गाइस हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार ये गाइस लाभान्वित रहते हैं। जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु जन्म की प्रक्रिया में एक बार गाइस बहुत सारे गाइस जीवाणुओं का निर्माण होता है गाइस में। ये गाइस एक बार में ही क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जीवाणुओं का निर्माण कर सकते हैं तथा ये बीजाणु वायु के द्वारा गाइस आसानी से एक दूर तक चले जाते हैं। हवा के द्वारा गाइस उड़ करके दूर दूर तक चले जाते हैं। इस प्रकार स्पर्धा से बचते हैं गाइस। और इसके अतिरिक्त बीजाणुओं के द्वारा चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो कि प्रतिकूल परिस्थिति में उसकी रक्षा करती है गाइस। इनमें भित्ति होती है जो कि प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करती है, इसकी रक्षा करती है। परिस्थितियों में नम जगह पर गाइस संपर्क आने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं और इस प्रकार गाइस बीजाणुओं द्वारा गाइस जनन के जीवों में अत्यधिक सुरक्षित रहते हैं। इस कारण यह विधि लाभान्वित होती है। मतलब देखिए गाइस इसमें भित्ति भी पाई जा रही है, हम देख रहे हैं मोटी भित्ति, जिससे कि ये सुरक्षित भी रह सकते हैं, ठीक है ना। और क्या हो सकता है इसमें, ये गाइस मोटी भित्ति पाई जा रही है, साथ में क्या कर सकते हैं ये गाइस हवा के द्वारा बीजाणु बहुत एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से कहीं भी जा सकते हैं उड़ करके, ठीक है ना। और गाइस ये जैसी प्रकार इसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है गाइस और ये जा करके क्या करते हैं, नए जीवों का एक साथ बहुत सारे गाइस जनन कर सकते हैं। देखिए ये है गाइस बीजाणु, आप इस डायग्राम हमने लाया हुआ है, देखिए ये है गाइस रजोपस में बीजाणु जो होता है रजोपस में होता है। रजोपस में इसका अलैंगिक का विभाजन का एक प्रकार है जो कि रजोपस में बीजाणु समासंग के तहत गाइस प्रजनन होता है। देखिए ये है गाइस बीजाणु, आप देख रहे हैं रजोपस। इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये है बीजाणु धानी पाए जाते हैं। इससे क्या होते हैं, बीजाणु गाइस मोटी भित्ति के तहत क्या होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में ये सुरक्षित रहते हैं। और गाइस जैसे ही ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ से बीजाणु क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं, ये कहीं भी दूर दूर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं उड़ करके। और गाइस जैसे ही इसको अनुकूल परिस्थिति मिल रही है तो इससे बहुत सारे बीजाणु निकल रहे हैं तो एक साथ बहुत सारे बीजाणुओं का क्या हो रहा है, इसमें जनन हो रहा है। और अनुकूल परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं। और प्रतिकूल परिस्थिति में ये क्या है, अपने आप को सुरक्षित भी कर रहे हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। ये होता है बीजाणु समासंग, ठीक है ना। तो इस प्रजनन में हमने क्या देखा, ये गाइस बीजाणुओं का एक साथ बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा दूर दूर तक आसानी से जा सकते हैं हवा के द्वारा। और तीसरा हमने देखा इसको मोटी भित्ति में क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं जैसे ही इसकी प्रतिकूल परिस्थिति होती है और गाइस अपने आप से रक्षा कर लेते हैं ये। और ये क्या करते हैं गाइस, इस प्रकार ये जीव अपने आप में सुरक्षित भी रहते हैं और जैसे ही इसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है ये अपने आप में वृद्धि करने लगते हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन, सो गाइस देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्या आप सोच सकते हैं, कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता है गाइस कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुत्भवन की द्वारा नई संतान का उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सोच सकते हैं कि जो जटिल संरचना वाले जीव हैं, जैसे के प्रकार हमारी संरचना कैसी है गाइस, जटिल है, तो ये जीव गाइस पुनरुत्भवन के द्वारा गाइस नई संतान का उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आगे हम जान लेते हैं कि पुनरुत्भवन प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये प्लेनेरिया जीव है गाइस और इसका गाइस पुनरुत्भवन के तहत प्रजनन होगा नए
जीव का निर्माण होगा। इसमें क्या हुआ, एक जीव है गाइस, इसका क्या हो गया, इसका गाइस किसी कारण से ये 3 भागों में टूट जाता है, इसका विखंडन हो गया। देखिए ये टूट गए, ये 3 भागों में टूट गया गाइस। और 3 भागों में जहाँ से भी टूटा गाइस, वहीं से इसने क्या कर दिया, विकास करना शुरू कर दिया। देखिए इनमें ग्रो होने लगा, बढ़ना शुरू कर दिया। और गाइस एक समय और फिर क्या हो गया, बढ़ते बढ़ते गाइस क्या, एक नया प्लानेरिया का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया, एक का नहीं गाइस, 3 का निर्माण हो गया। जितने भाग टूटे थे उन सभी में क्या हो गया, जीवन हो गया। ये होती है गाइस प्लेनेरिया विधि। जैसे गाइस हमारा हाथ टूट जाए तो गया क्या हो जाए, इससे गाइस नया शरीर बन जाए, है ना। तो ऐसा हमारे में नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है गाइस हमारे में, जटिल संरचना जीव इसलिए नहीं होता है गाइस, क्योंकि हमारा शरीर जो है, आप ये समझ लीजिए, जो हमारा शरीर में क्या होते हैं, हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं। हमारी जीव की संरचना गाइस क्या है, बहुत ही जटिल है। हमारे शरीर में गाइस हाथ भी पाए जाते हैं, पैर भी पाए जाते हैं, और मुंह भी, गला भी, कान, नाक, सब कुछ पाया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा शरीर किससे मिलकर के बना है गाइस, आगे कोशिकाएं होती हैं, सबसे छोटी इकाई कोशिकाओं से मिलकर के जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो एक ऊतक बनता है। क्या बनता है, ऊतक। ऊतक के बाद क्या बनता है गाइस, ऊतक से मिलकर के कोई भी अंग बनता है, मतलब जैसे हाथ बना या पैर बना, वो ऊतक से बनता है, ठीक है ना। तो बड़ी वाली संरचना ऊतक हुई। ऊतक के बाद क्या बनता है, अंग बना। अंग के बाद हम देख रहे हैं हमारी संरचना में फिर क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो कौन कौन सी प्रक्रिया आई, एक कोशिका के बाद ऊतक बने, ऊतक से गाइस अंग बना, अंग से मिलकर के शरीर बना। तो 4 प्रक्रियाएं देखी। तो गाइस ये जटिल प्रक्रिया है कि नहीं है, तो यही लिखा है। देखिए क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं, जटिल संरचना। और गाइस इसीलिए क्या होता है, जब हमारा शरीर टूट जाता है ना, कोई अंग टूट जाता है, तो गाइस वहाँ पे क्या, ऊतक नहीं बनते हैं, कोशिकाएं नहीं बनती हैं, इसीलिए शरीर का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जटिल संरचना वाले जीव में विभिन्नता के क्रियाकलाप के लिए विभिन्न ऊतक, अंग और अंग तंत्र होते हैं। जटिल संरचना वाले जीव में क्या होता है गाइस, अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं, एक कोशिका भी लिख सकते हैं आगे आप। फिर अलग अलग प्रकार के ऊतक मतलब हाथ का, पैर का, है ना। फिर अंग बनते हैं गाइस, और फिर अंग से मिलकर के हमारा अंग तंत्र या शरीर बनता है किसी जीव का भी गाइस, जो कि बहुकोश के जीव होते हैं, उनकी संरचना जटिल होती है, जिनकी होते हैं। तो गाइस तो जब इन जटिल संरचना वाले जीव किसी एक अंग का गाइस, इनका क्या होता है, किसी एक अंग के किसी भाग को गाइस काट दिया जाता है, तो इनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का और ऊतकों का पुनः गाइस निर्माण नहीं होता है। और हम देखते हैं जब कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा तो शरीर कैसे बनेगा, है ना, अंग तंत्र कैसे बनेगा, नहीं होता है। तथा इनमें पुनरुद्भवन की प्रक्रिया इसीलिए नहीं होती है, इसलिए जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन की प्रक्रिया द्वारा नई संतान का उत्पन्न नहीं करते हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि जटिल संरचना वाले जीव नई संतान का उत्पन्न पुनरुद्भवन की प्रक्रिया के द्वारा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि गाइस उनकी संरचना जटिल है, उनमें कोशिकाओं का और ऊतकों का पुनः गाइस क्या नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। और जब निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, नए जीव का निर्माण कैसे होगा। और पुनरुद्भवन प्रक्रिया में गाइस ये होता है कि जहाँ से कट जाता है वहीं से नया जीव बनना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो गाइस हमने देखा पौधों में गाइस 2 प्रकार की विधि होती है, 2 प्रकार के तहत पौधों में प्रजनन होता है। पौधे 2 प्रकार, लैंगिक और एक अलैंगिक, एक विभाजन है लैंगिक और एक अलैंगिक। गाइस पौधे दोनों प्रकार से कर सकते हैं। कुछ पौधे गाइस लैंगिक प्रजनन करते हैं, मतलब गाइस पुष्पों में होता है लैंगिक प्रजनन गाइस में, उसमें नर स्त्री केसर भी होता है और पुंकेसर होता है। तब उन दोनों को मिलने से गाइस जब उनमें नए संतान का, नए पौधे का निर्माण होता है, उसको हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं, ठीक है ना। और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है गाइस, अलैंगिक प्रजनन पौधों में कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्यों होता है गाइस, हम ये पढ़ते हैं। देखिए ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कुछ भाग क्या करते हैं, जड़, तना और पत्तियों को उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नया पौधा बना लेते हैं, उत्पन्न करते हैं। गाइस कुछ पौधों को आपने देखा होगा, उसका गाइस हम कलम लगा देते हैं तो लग जाता है। उसकी जैसे गाइस आलू, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं, उसकी क्या हम जड़ लगा देते हैं गाइस तो वो लग जाता है
है ना। और कुछ पौधों की गाइस पत्तियां लगा देते हैं तो वो लग जाता है, तो ये होता है कायिक प्रवर्धन, ठीक है ना। उपयुक्त तो परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में गाइस, इस प्रक्रिया में नए पौधे शीघ्र आसानी से क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। हम देखते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आसानी से हम पौधा लगा देंगे, जड़ तना लगा देंगे और वो क्या होगा, विकसित होने लगेगा। तथा ऐसे पौधे इस विधि में उसे उगाए जा सकते हैं जो कि बिना बीज के उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं गाइस। जिनमें गाइस बीज नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार गाइस हम पौधों को उगा सकते हैं। जिनके गाइस बीज नहीं है उनको बीज नहीं देते हैं जो पौधे, तो इसे अतिरिक्त इस प्रकार, इसके अतिरिक्त गाइस देखते हैं, इसके अतिरिक्त इस प्रकार के पौधों में आनुवांशिकता का से जनन पौधों में समान होते हैं। आनुवांशिकता से जो जनन पौधे होते हैं गाइस उसमें समान होते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं ये है गाइस, ये कौन सा है, कायिक प्रवर्धन। हम देखते हैं जड़ तना पत्ती कुछ भी लगा देते हैं उस पौधों का, कोई पौधों की जड़ लग जाती है, कोई पौधों के अपन शाख, जैसे कमल का पौधा है, गुलाब का पौधा गाइस, हम उसकी क्या लेकर आ जाते हैं, शाखा तोड़ के ले आते हैं, लगा देते हैं, तो क्या होता है, न्यू पौधा बन जाता है। ये होता है कायिक प्रवर्धन गाइस। इसमें क्या होगा, इसका महत्व क्या है गाइस, कि हमें यदि बीज भी नहीं मिलता है, जिनमें बीज की क्षमता नहीं है गाइस पौधों में देने की, तो उसमें भी क्या होता है, उनकी आनुवांशिकता बनी रहती है, वो समान पौधा का निर्माण कर चुका होता है। तो आप, आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो गाइस इसमें क्या देखा हमने, ये आपको याद करने के लिए, इसमें जड़ तना पत्तियों के गाइस उपयुक्त परिस्थिति मिलने पर, मतलब कि वातावरण जैसे पानी आनी मिला तो वो क्या होते हैं, जम जाते हैं, नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद हमने क्या देखा, ये आसानी से हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और गाइस इसमें हमने क्या देखा कि जो पौधे क्या होते हैं, बीज की क्षमता गाइस उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, उनमें बीज नहीं आता है गाइस, तो उसको भी हम लगा सकते हैं। ये नहीं होगा कि उनकी प्रजाति ही खत्म हो जाए, उनमें बीज देने की क्षमता नहीं है। तो आई होप गाइस आप इस प्रकार, तो अब देखिए कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। इसीलिए क्या होता है, कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, पौधों की जड़ पत्ती तना क्यों लगाया जाता है गाइस, क्या महत्व है। तो गाइस जिनमें बीज देने की क्षमता यदि कुछ पौधे खो चुके हैं तो अपन इस प्रकार भी लगा सकते हैं, उनकी प्रजाति को बनाए रखने के लिए। तो गाइस ये होती है कायिक प्रवर्धन विधि का महत्व। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है, क्यों। तो गाइस यदि डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों आवश्यक है, तो गाइस हमने ये पढ़ चुका है। देखिए डीएनए की अणुओं को आनुवांशिक गुणों का संदेहक माना जाता है गाइस। डीएनए ही एक ऐसे होते हैं वो गाइस जो माता पिता के गुण बच्चे में ला देते हैं, उन्हीं के समान डीएनए के कारण ही गाइस हम देखते हैं उन्हीं के समान शरीर वाला बच्चा पैदा होता है। वरना डीएनए ना होता गाइस तो क्या होता, भेड़ का बच्चा गाइस बकरी भी पैदा हो जाता, उसके समान ना बनता, ठीक है ना। तो आनुवांशिकता के क्या होते हैं, पूर्वजों के गुण को देने वाले संदेहक होते हैं। एक आवश्यकता ये है गाइस इसकी। और गाइस होता है तथा जनन के संतान को पीढ़ी दर स्थानांतरित करते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्थानांतरित होता रहता है गाइस। जो जनन के गुण हैं, जैसे हमारे पुरखों के गुण हम में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। और गाइस अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है, इसलिए जनन के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना आवश्यक है गाइस। जनन होता है जो गाइस, तो उसमें सबसे पहले डीएनए की प्रतिकृति बनाना, अपने समान डीएनए बनाना गाइस इसकी मूल घटना मानी जाती है। और गाइस यदि इसी के कारण क्या होते हैं, ये आनुवांशिकता के संदेहक होते हैं और ये गाइस गुण स्थानांतरित करते हैं गाइस। जैसे एक कोशिका है, कोशिका से क्या बनते हैं गाइस, कोशिका में होते हैं केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक में गाइस डीएनए होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो अपने समान प्रतिकृति बनाते हैं। बहुत सारे गाइस डीएनए बना लेते हैं यहीं पे, तो फिर क्या होता है, कोशिका का गाइस दूसरी कोशिका का विभाजन होता है, फिर ये डीएनए दो कोशिकाओं में चले जाते हैं। जब दूसरी कोशिका का निर्माण हो जाता है, इससे क्या होता है, यही डीएनए गाइस अंडाणु भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं जो मानव में, वो क्या होते हैं, ये जनन कोशिका ही तो है अंडाणु को शुक्राणु। और गाइस ये अंडाणु शुक्राणु के मिलने से ही, जो पिता का शुक्राणु माता का अंडाणु मिलने से ही भ्रूण और गर्भ का निर्माण होता है, जिससे बच्चा बनता है। तो उसी के तो ये गाइस जनन कोशिकाओं से तो बने डीएनए, और किसके मिले, माता पिता के। इसीलिए गाइस इन डीएनए की सहायता से हम बच्चे को पहचान सकते हैं कि कौन बच्चा किसका है, ठीक है ना, उसके गुण उसमें मिलते रहते हैं। गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, परागण की क्रिया निषेचन से क्रिया से किस प्रकार भिन्न है।
तो गाइस परागण क्या होता है और निषेचन क्या होता है आगे हम आपको ये बता देते हैं। तो गाइस परागण क्या होता है। परागण वो होता है गाइस जिसमें पराग अणु क्या होते हैं गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं फूलों में गाइस क्या होता है, स्त्री केसर भी होता है और पुंकेसर भी होता है। पुंकेसर देखिए, ये पुंकेसर हैं, आप देख रहे हैं फूल में आप इस प्रकार की आकृति देखे होंगे अंदर। और गाइस इसके बाद होते हैं गाइस स्त्री केसर क्या है गाइस, ये मोटा मोटा आपको दिखाई दे रहा है, ये अंडाशय तक जाता है, ठीक है ना। ये गाइस वर्तिकाग्र है ये गाइस, जिसमें ये लगा हुआ है मोटा मोटा, ये वाइट कलर का, ये वर्तिका है, इसके अंदर गाइस अंडाणु होंगे। ये गाइस क्या होते हैं, अंडाशय है। तो ये होते हैं पराग। और पराग क्या होते हैं, किसी किसी पौधे में गाइस ओनली अंडाशय वश होता है, स्त्री केसर वश होता है, और किसी किसी में दोनों होते हैं। तो इस वाले पुष्प में हम देख रहे हैं कि दोनों एक ही पुष्प में स्थित हैं, पराग अणु भी और अंडाशय भी। और इनके मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम परागण कहते हैं। और इसी से क्या होता है गाइस, जो पौधों में ये परागण प्रक्रिया है, इसके तहत भी ये गाइस लैंगिक विभाजन है। इसके तहत गाइस नए पौधों का इससे बीज का निर्माण होता है, जिससे नए पौधा गाइस उग सकें, ठीक है ना। ये होती है परागण प्रक्रिया। और निषेचन प्रक्रिया क्या होती है गाइस, जिसमें हम देखते हैं निषेचन प्रक्रिया में, जिसमें गाइस अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। देखिए ये पुरुष के गाइस, ये पुरुष में जो वृषण होता है, यहाँ पे गाइस अंडाणु क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। और मादा में हम देखते हैं क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। और उसी से क्या होता है, मादा में क्या होते हैं गाइस, अंडाशय होते हैं, अंडाणु निकलते हैं। उस अंडाणु का और क्या, शुक्राणु, जो पिता से शुक्राणु मिल रहे हैं, हमको क्या मिल रहे हैं, पिता से शुक्राणु बन रहे हैं, ये होते हैं गाइस शुक्राणु की आकृति। और गाइस जब ये दोनों आकर के मिलते हैं, ये अंड नलिका में मिलते हैं गाइस, तो उसको हम निषेचन कहते हैं। और गाइस जहाँ पे क्या मिल रहे हैं, ये पुष्पों के गाइस पराग अणु मिलते हैं पराग कोश से, और ये क्या, अंडाशय वर्तिकाग्र से मिलते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो गाइस अब इसके आंसर को हम की ओर चलते हैं। देखिए परागण क्या होता है, किस प्रकार भिन्न है ये दोनों से। परागण कोशिकाओं पुंकेसर और पराग कोश किसी एक विधि द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। एक विधि के द्वारा क्या करते हैं, वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं। और जबकि निषेच ये क्या होते हैं, हमने देखा ये पुष्पों में हमने ये बता दिया है कि जो पराग अणु होते हैं पराग कोश से वर्तिकाग्र में जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर का वर्तिकाग्र होता है, उसमें पहुंच जाते हैं। और जबकि निषेचन में हम क्या देखते हैं, निषेचन में हम देखते हैं निषेचन पराग अणुओं में उपस्थित नर युग्मक का अंडाशय में स्थित मादा युग्मक से मिलना क्या होता है, निषेचन होता है। तो ये दूसरे से भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, इसमें अंडाणु मिल रहे हैं और शुक्राणु से, मादा युग्मक और नर युग्मक से, ठीक है ना। और पराग अणु में हमने ये भी देख लिया, पराग अणु में क्या देखा गाइस, ये होते हैं पराग अणु, और गाइस उड़ करके भी वर्तिकाग्र में जा सकते हैं, इसको हम परागण कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद गाइस आगे देखते हैं, गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है, हमें ये देखना है इनकी दोनों की क्या भूमिका है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, जो शुक्राशय होते हैं गाइस और प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है जो नर जनन अंगों में होने वाला गाइस, उनमें क्या होता है, स्त्रावण होता है। शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि से होने वाला स्त्रावण शुक्राशय से जाकर शुक्राणुओं को एक तरल माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है, वो स्त्रावण करता है, जिससे जो शुक्राशय से गाइस जो शुक्राणु निकल करके जाते हैं गाइस जनन के लिए, तो उसको तरल माध्यम प्रदान करता है, जिससे गाइस उनका क्या होता है, उनका स्थानांतरण वो तरल के कारण गाइस, तरल मतलब पानी टाइप का होता है चिपचिपा, जिससे कि वो फिसलते हुए गाइस वो आगे स्थानांतरित भी हो जाए, तरलता के कारण सरलता से होता है उनमें स्थानांतरण।
तथा उनका स्त्राव के द्वारा गाइस जो निकलते, स्त्राव मतलब जो तरल पदार्थ निकलता है उससे शुक्राणुओं का पोषण भी प्रदान किया जाता है। उससे गाइस शुक्राणु भी, उन शुक्राणुओं को पोषण भी मिलता है, ठीक है ना, जो शुक्राशय से और प्रोटेस्टा ग्रंथि से जो तरल पदार्थ निकलता है। तो गाइस हम इस मैप में चित्र में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये होता है गाइस वृषण कोश और यहाँ से निकलती है क्या, वृषण नलिका निकलती है पुरुषों में। देखिए वृषण वाहिनी, यहाँ से वृषण निकलते हुए वृषण वाहिनी के द्वारा ये चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे होती है गाइस, ये आपको ये क्या दिख रहे हैं, शुक्राशय है। ये क्या है, शुक्राशय है। और ये है गाइस प्रोटेस्टा ग्रंथि, प्रोटेस्ट ग्रंथि है गाइस, ये है, ठीक है ना, ये प्रोटेस्ट ग्रंथि है। यहीं से निकलता है क्या गाइस, यहाँ से निकलता है, देखिए ये शुक्राशय और यह शुक्राशय, यह प्रोटेस्ट ग्रंथि। यहाँ से गाइस तरल पदार्थ निकलता है, जो कि जो यहाँ से गाइस आप देख रहे हैं, यहाँ से जो अणु शुक्राणु आ रहे थे उनको क्या कर रहे हैं, ये तरल रूप प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि ये शुक्राणु को जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये तरलता के कारण आसानी से माध्यम के मूत्र मार्ग के माध्यम से आसानी से जा सकें। और गाइस इनमें जो अंडाणु आ रहा था जो यहाँ से, उनको पोषण भी प्रदान हो जाता है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो जब यौवनावस्था आरंभ होती है गाइस, हम देखते हैं यौवनावस्था कब से आरंभ होती है, किशोरावस्था में हम देखते हैं, किशोरावस्था हम देखते हैं 13-12 से शुरू हो जाती है। तो जब यौवनावस्था में गाइस कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं लड़कियों में, तो हम देखते हैं गाइस यौवनावस्था में कांख और जांघों में गाइस हम देखते हैं, कांख और जांघों के मध्य जननांग के क्षेत्र में, जहाँ से गाइस हम देखते हैं जनन अंग के क्षेत्रों में भी, कांख में, जांघों में, जनन अंग के क्षेत्र में बाल गुच्छ निकल आते हैं, मतलब बहुत सारे बाल निकल आते हैं छोटे छोटे से, और स्तनों का आकार बढ़ जाता है, आकार में वृद्धि होने लगती है, तथा रजोधर्म प्रारंभ हो जाता है। रजोधर्म मतलब पीरियड्स, ठीक है ना, आने लगते हैं। इस प्रकार के यौवनावस्था के समय लड़कियों में उपयुक्त परिवर्तन दिखाई देते हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको एक बार और पढ़ लेना। देखिए तो यही परिवर्तन होते हैं, है ना, ये तो सामान्य परिवर्तन है, ये सबको पता होंगे। इसके बाद देखिए माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण से को पोषण किस प्रकार होता है। तो माँ के शरीर में जो गर्भस्थ होता है, जो बच्चा गाइस पलता है माँ की बॉडी में, तो उसका जो भ्रूण होता है, भ्रूण मतलब जो बच्चा पलता है, तो उसका पोषण किस प्रकार होता है, वो किस प्रकार गाइस वो उनमें वृद्धि होती है, तो क्यों होती है, उसका पोषण कौन देता है उसको खाना पीना। तो देखिए माँ के शरीर में जो गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से होता है। कहाँ से गाइस, उसका खून के द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। इसके लिए विशेष संरचना होती है गाइस, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, और यह प्लेसेंटा माँ के भ्रूण से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों को आपूर्ति माँ के रक्त से करता है। माँ का रक्त से, माँ का जो क्या होते हैं, खून होते हैं गाइस, खून से क्या होता है इसमें खून से ही इसका पोषण होता है। और इसमें गाइस जो जहाँ पे गर्भ स्थापित होता है उस संरचना, एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, आप याद रखना इसको, ठीक है ना। और यहीं पे क्या होता है, इसी भ्रूण में ग्लूकोज, ऑक्सीजन जैसी आवश्यक पदार्थों को गाइस इसमें ले जाया जाता है। तो देखिए आप मैप में आप देख सकते हैं, ये है गाइस गर्भ में ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं, देखिए ये है प्लेसेंटा। और गाइस ये मानव ये बॉडी से गाइस लगी हुई है कि नहीं है प्लेसेंटा। तो गाइस इसी से क्या होता है, इसी से रक्त आता है, इसी से बच्चे का क्या होता है, भ्रूण का पोषण होता है, भ्रूण का पोषण होता है। और गाइस इसमें आवश्यक पदार्थों को डाला जाता है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह हैं, जो कि बच्चे के ऑक्सीजन है, आवश्यक ग्लूकोज वगैरह हैं, आवश्यक पदार्थों को भेजा जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है गाइस, 11 ही पढ़ रहे थे है ना अपन लोग, तो 12 की ओर देखते हैं। देखिए यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा। तो वो कॉपर टी का यदि कोई महिला प्रयोग कर रही है तो उससे गाइस कोई भी यौन संबंधित रोगों से रक्षा नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। कॉपर टी का इसमें कोई वो नहीं होता है। गाइस लगाते हैं अभ्यास प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है।
एक गाइस अलैंगिक जनन की एक विधि क्या है, मुकुलन है, जिसमें अलैंगिक जनन क्या होता है हम आपको बता चुके हैं गाइस इसमें लेक्चर पार्ट में, जिसके तहत गाइस इसको नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अकेला जीव ही क्या कर लेता है, जनन कर लेता है, अपने जैसे जीव का निर्माण कर लेता है। इस विधि की गाइस इसमें 6 विधियों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो गाइस उसी विधि की एक विधि है मुकुलन विधि। तो किन जीवों में गाइस मुकुलन विधि के द्वारा लैंगिक जनन होता है हमको ये बताना है। तो देखिए अमीबा में होता है क्या, बी नंबर ईस्ट में होता है, या प्लाज्मोडियम में होता है, या लेशमानिया में होता है। सो गाइस मुकुलन विधि हमने देखा था वो, तो मुकुलन विधि में किसके तहत गाइस एक जीव का जनन होता है, तो हम देखते हैं ईस्ट या हाइड्रा में। तो इसके तहत कैसे होता है गाइस, एक देखिए यहाँ पे एक जीव था, वहाँ पे एक मुकुल होता है बीच में, और गाइस यही मुकुल क्या करता है, बढ़ता जाता है और एक नए जीव का निर्माण कर लेता है इसी के समान, उसी को हम मुकुलन विधि कहते हैं। ठीक है ना। अमीबा में कोई पूछता है तो आप बोलेंगे द्विखंडन विधि के तहत होता है। 2 खंडों में अमीबा की कोशिका होती है, उसके 2 खंडों में लास्ट में टूट जाती है गाइस, और 2 खंड टूटती नहीं है, मतलब कि 2 खंडों में विभक्त हो जाती है और 2 अमीबा बन जाते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार गाइस ईस्ट का हमने बता दिया, इसमें मुकुलन के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम में किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम गाइस हम देखते हैं किसका विषय, एक प्रकार से मलेरिया का है लगता है जीवाणु। तो देखिए प्लाज्मोडियम में एक कोश से गाइस बहुत सारी कोशिकाओं का, बहुत सारे जीवों का निर्माण इकट्ठा बहुखंडन विधि के तहत प्लाज्मोडियम क्या करता है, जीवों का निर्माण करता है अलैंगिक विधि के में। लेशमानिया में क्या होता है, इसमें भी अलैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन यह द्विखंडन विधि के तहत होता है। इसमें एक जीव से 2 खंडों में विभक्त हो जाता है, 2 कोशिकाएं बन जाती है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, यदि इसका क्वेश्चन बनता है गाइस तो हम इसमें चित्र और डायग्राम में जरूर समझाएंगे। देखिए निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है। जो मानव में हम देखते हैं लैंगिक प्रजनन होता है, मादा की भी जरूरत होती है और नर की भी होती है। तो यही बताया है कि मादा में कुछ विशेष अंग होते हैं, इसी प्रकार पुरुष में भी कोई विशेष अंग होते हैं जनन के। तो कौन सा अंग मादा जनन अंग का नहीं है, तो गैस देखिए क्या मादा में अंडाशय होता है जनन अंग में, तो गैस आप बोलेंगे बिल्कुल, इसी यहीं से तो अंडाणु निकलते हैं। ठीक है ना। और फिर गर्भाशय होता है क्या, बिल्कुल होता है मादा में। जब तो गैस वो जनन अंग गर्भाशय भी है, क्योंकि उसी में तो गैस भ्रूण पलता है। इसके बाद शुक्रवाहिकाएं होती हैं का, या डिम्ब वाहिकाएं होती हैं। तो गैस इसमें जो राइट आंसर होगा, मतलब कि मादा जनन अंग का भाग नहीं है, तो वो सही है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नर जनन अंग का भाग है। इसे शुक्रवाहिकाएं शुक्राणु लेकर के आती हैं गैस नर जनन अंग से मादा जनन अंग में। शुक्रवाहिकाएं शुक्राणु का गैस एक स्थानांतरण करती हैं। ठीक है ना, जो कि शुक्राणु पुरुषों में पाए जाते हैं, ना कि मादा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। परागकोश होते हैं, परागकोश क्या होते हैं, परागकोश में होता है क्या, परागकोश में क्या होता है, परागकोश क्या है आगे आपको ये बता दें। सो गाइस परागकोश क्या है, एक पुष्प है गाइस, और पुष्प के हम देखते हैं पुष्प में कोई पुष्प में क्या स्त्री केसर भी पाया जाता है, पुंकेसर। तो गाइस जो पुंकेसर होता है, जो पुंकेसर होता है उसका ही एक भाग होता है गाइस, हम देखते हैं इस प्रकार की रचना पाई जाती है। तो पुंकेसर में क्या होता है हमें ये देखना है, परागकोश में होता क्या है, इनको गाइस हम पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर के भाग होते हैं परागकोश। ठीक है ना। परागकोश में क्या होता है, क्या बाह्यदल होता है, तो गाइस बाह्यदल तो ये पुष्प का भाग है, परागकोश का थोड़ी ना है, परागकोश थोड़ी होते हैं उसमें, परागकोश में थोड़ी होता है। अंडाशय होता है क्या, अंडाशय तो बिल्कुल नहीं होता है, अंडाशय तो गैस स्त्री केसर का भाग है फूल में। अंडप होता है क्या, अंडप भी नहीं होता है। परागकोश में आखिर होता क्या है, तो गैस राइट आंसर है परागकण होते हैं, और परागकण जिम्मेदार वर्तिका में जाते हैं, और गैस दोनों मिलकर के क्या नए बीज का निर्माण करते हैं, फल का निर्माण करते हैं, जिससे नया पौधा उग सके। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास प्रश्न का। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्या है, इसके क्या लाभ है। अलैंगिक क्वेश्चन ये पूछा है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन का क्या लाभ है। ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा था गाइस चैप्टर में कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन 2 प्रकार से 2 प्रक्रियाएं हैं अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की। ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन कैसे होता है गाइस, इसमें
कोई जीव अकेले ही अपने जैसे जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। कोई जीव है और वो यदि जनन करना चाहता है, अपने जैसे जीव का निर्माण करना चाहता है तो वो कर सकता है, अकेले कर सकता है। लेकिन जो लैंगिक जनन है गाइस, ये अकेले जीव का निर्माण ना करके इसके लिए दो विपरीत लिंगों वाले जीव की जरूरत पड़ती है, तभी वह क्या कर पाता है, जनन कर पाता है, ठीक है ना गाइस। जैसे कि स्त्री में स्त्री मादा और नर की जरूरत पड़ेगी तो ही वो क्या कर पाएगा, जनन कर पाएगा। ये होता है लैंगिक जनन। तो अब देखते हैं गाइस लैंगिक जनन किस प्रकार ज़्यादा लाभकारी होता है अलैंगिक जनन की अपेक्षा। तो लैंगिक जनन के लाभ देखेंगे और अलैंगिक जनन की अपेक्षा में, ठीक है ना, किसकी अपेक्षा में कौन सही है ये देखना है हमको। देखिए लैंगिक जनन की संतति में नए गुणों का विकास की संभावना होती है और अलैंगिक जनन में नहीं होती है। हम देखते हैं कि गाइस जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जो केंद्र कोशिका में क्या होते हैं, केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या होता है गाइस, हमने पढ़ाया था, एक कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, में होते हैं डीएनए। और गाइस डीएनए जब बहुत सारे बन जाते हैं, अपने जैसे प्रतिकृति बनाते हैं, जिस प्रकार पिता की कृति होती है उसी प्रकार बच्चे में जाती है और उसी से होता है कोशिका विभाजन। तो कोशिका जब विभाजन होता है तो एक कोशिका से दो क्या होती है, दो डीएनए बन गए। तो डीएनए जब बन गए बहुत सारे तो गाइस दो डीएनए हो गए, है ना, दो डीएनए में बने दो केंद्रक बनेंगे। जब दो केंद्रक बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, दो कोशिकाओं का निर्माण होगा अलग अलग, क्योंकि एक कोशिका में तो एक ही केंद्रक रहता है। तो दो कोशिकाओं को जो निर्माण हो रहा है गाइस, तो उसमें जो दो कोशिकाएं बन रही हैं तो रासायनिक प्रक्रिया के तहत बन रही हैं, तो एक सी ना बनने के कारण इसमें नए गुण भी आ जाते हैं। जैसे गाइस पिता कम बुद्धि वाला है तो इसमें हम देखते हैं हुबहू संतान तो पिता जैसे होगी, ठीक है ना, मतलब हाथ पैर उसके एक है तो उसका एक होगा, दो है तो दो, मतलब कि पिता के दो हाथ पैर हैं तो बच्चा की भी होंगे। लेकिन इनमें गाइस कुछ गुण अलग भी पाए जाएंगे, जैसे कम गाइस थोड़ी बहुत आकार चेंज हो जाएगा उसका। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये डीएनए में आकार चेंज हुआ है, बिल्कुल हुबहू तो बने नहीं है इस डीएनए के, ठीक है ना, कोशिकाएं का निर्माण नहीं हुआ है। और साथ में इनकी बुद्धि भी चेंज हो सकती है, जैसे पिता कम बुद्धि वाला था लेकिन बच्चा ज़्यादा बुद्धि वाला है। गाइस पिता कम ताप को सहन करता था, जैसे पहले गर्मी कम होती थी, तो इसी डीएनए के गाइस आकार परिवर्तन होने के कारण इनमें गाइस कुछ विपरीत भी होने की संभावना है, कुछ नए गुणों का विकास भी हो सकता है। तो ये होता है अलैंगिक जनन में, जबकि ऐसा नहीं होता है, जैसा पिता होगा वैसे ही बिल्कुल पूरी सेम टू सेम संतान होगी, ठीक है ना, पहला हमने देखा। इस पे दूसरा क्या होगा, नवीन संततियों में विभिन्नता का विकास होता है जो अलैंगिक जनन में नहीं होता है। तो गाइस हमने क्या देखा, जो नई संतान है गाइस उनमें थोड़ी बहुत विभिन्नता का क्या हो जाता है, विकास होता है। गाइस जो पिता पहले के बच्चे देखते हैं अपन उतने बुद्धिमान नहीं होते थे, लेकिन आज के बच्चों का क्या हो रहा है, और ज़्यादा विकास होता जा रहा है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे बच्चे थे उसी प्रकार गाइस, जिस प्रकार पिता थे उसी प्रकार उनकी संतान होती। तो इसका सब प्रॉब्लम क्या रहती है ऐसे में गाइस, तो देखते हैं अपन, ऐसे में तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे गाइस। पहले तो इतना ज़्यादा ताप नहीं होता था, लेकिन अब कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि नहीं पड़ती है। पहले बिना कूलर के लोग रहे आते थे। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, हम देख रहे हैं पृथ्वी और ज़्यादा गर्मी होती जा रही है, और हमारा शरीर गाइस चेंज नहीं होगा तो हम रह पाएंगे क्या, जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए गाइस अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन बहुत सही है। अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं इसी स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए में सहायक होती हैं गाइस। यही बात कही गई है कि यदि हमें जैसे देखते हैं, जैसे पिता की सहन करने की शक्ति कम थी लेकिन बच्चों की सहन करने की शक्ति ज़्यादा हो रही है, तो गाइस ये ज़्यादा होना ज़रूरी भी है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, क्योंकि पहले तो क्योंकि परिस्थितियाँ चेंज हो रही है, अपना वातावरण चेंज हो रहा है, और वातावरण यदि चेंज हो रहा है और हम चेंज नहीं होंगे गाइस, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी चेंज नहीं होगी तो वो सहन कैसे कर पाएगी, वो तो ख़त्म ही हो जाएगी, उनका तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती हैं, जो कि लैंगिक जनन में संभव नहीं है, जो कि ऐसा होना गाइस लैंगिक जनन में संभव नहीं है। अतः अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्या है गाइस, बहुत ही लाभकारी है। आई होप गाइस इनसे आपको क्लियर हो गया होगा। तो लैंगिक जनन में हमने क्या क्या देखा गाइस, क्यों है ज़रूरी, इनमें गाइस नए
फेफड़ों का विकास हो जाता है लैंगिक जनन से। और हमने क्या देखा गाइस, जो कि लैंगिक जनन में जो नई संतान है उनमें विभिन्नता का विकास हो जाता है, और जिससे उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनकी गाइस बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। और अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम आगे सेकेंड वाला है, मतलब अभ्यास प्रश्न का, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाते हैं तो उसका था, ठीक है ना। देखिए मानव में वृषण क्या कार्य करता है। तो गाइस हम देखते हैं मानव जनन अंग में, जहाँ से गाइस व्यक्ति का जनन अंग है एक मानव का वृषण, ठीक है ना। वही उसी से क्या होता है, जनन शुरू होता है, मतलब शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, माता के अंडाणु मिलके एक नया बच्चे का जन्म होता है, गर्भ का निर्माण होता है। तो गाइस शुक्राणु वृषण का क्या कार्य है हमको ये देखना है। तो देखिए देखते हैं अपन इसका आंसर। देखिए मानव में वृषण का नर जनन अंग कोषों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है यहाँ पे, और इससे अतिरिक्त टेस्टोरेन, हमने शुक्राणु का निर्माण होता है तो बता दिया था, लेकिन इससे टेस्टोरेनॉन्स नामक हार्मोन्स का भी स्त्रावण होता है। और टेस्टोरेनॉन्स हार्मोन्स का स्त्रावण होने से होता है गाइस, तो फिर क्या होता है उसमें, अभी इस डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। तो आगे वृषण से शुक्राणु बनते हैं, हमने ये देखा, और इससे टेस्टोरेनॉन्स नामक हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना। जो हार्मोन्स टेस्टोरेनॉन्स निकलते हैं उससे क्या होता है, शुक्राणु के उत्पादन में नियंत्रण होता है, और अतिरिक्त लड़कों में जो यौवनावस्था के लक्षण का भी नियंत्रण होता है। जो गाइस एक तो ये हार्मोन्स क्या करता है, शुक्राणु को बनने में भी सहायक है, और अतिरिक्त शुक्राणुओं के बनने में नियंत्रण करता है। और साथ में यौवनावस्था में जो लक्षण दिखाई देते हैं गाइस, कहीं हम देखते हैं लड़कों में बहुत से लक्षण अलग से दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि गाइस उनमें पिंपल निकल आना मुंह में, है ना। और साथ में हम देखते हैं जननांगों में बाल आ जाना, है ना। तो गाइस इनमें भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। ये है गाइस वृषण कोष। यहाँ पे क्या बनते हैं, यहीं पे बनते हैं गाइस शुक्राणु और अंडाणु मिलने से ही क्या बनता है, और अंडाणु मादा में बनते हैं, ठीक है ना, मादा में बनते हैं, जो कि यहीं से गाइस शुक्राणु बनते हैं, और यहाँ से शुक्राणु जाकर यहाँ से एक टेस्टोरेनॉन्स हार्मोन्स भी निकलता है यहीं पे, और वृषण कोष है। तो यहाँ से जिससे कि गाइस उनमें नियंत्रण टेस्टोरेनॉन्स जो हार्मोन्स निकलता है गाइस, उससे वो क्या करता है, इस वृषण कोष में नियंत्रण का काम करता है, ठीक है ना, नियंत्रण का काम करता है, जिससे एक्स्ट्रा शुक्राणु न बने, और साथ में क्या हो, यौवनावस्था में जो लड़कों के परिवर्तन दिखाई देते हैं तो उनमें भी कंट्रोल करता है। और फिर यहीं पे आप देख रहे हैं वाहिकाएं वगैरह हैं, जिससे कि यहाँ से वाहिकाओं से माध्यम से क्या होते हैं, वृषण बाहर निकल जाते हैं, और गाइस महिलाओं में गाइस अंडाणुओं से मिलते हैं और गर्भ का निर्माण होता है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा गाइस, वृषण में क्या होता है, वृषण कोष के कार्य क्या है, वृषण कोष में शुक्राणु को बनना, ठीक है ना, बनाना, और गाइस टेस्टोरेनॉन्स, इसी में गाइस टेस्टोरेनॉन्स हार्मोन्स निकलता है जो कि इनमें नियंत्रण रखता है। ये आप इतना याद रख सकते हैं, दो चीज़। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। दो चीज़ आप याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्राणु बनते हैं और वहीं से टेस्टोरेनॉन्स हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर से थर्ड, मतलब ऋतुस्राव क्या होता है। ऋतुस्राव मतलब कि गाइस आप समझ जाइए कि पीरियड्स, ठीक है ना। ऋतुस्राव क्यों होता है और क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं अब PDF के माध्यम से। वो तो हमने निजी भाषा में सबको समझने के लिए बता दिया। देखिए जब एक अंड निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति में बनने वाली परत कोई उपयोग नहीं रहता है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर का म्यूकस में के रूप में निष्कासित हो जाती है, इसलिए ऋतुस्राव होता है। सो गाइस क्वेश्चन आंसर क्या बोला गया है कि ऋतुस्राव होता क्यों है। तो ऋतुस्राव होने का कारण क्या है गाइस। सो गाइस हम देखते हैं कि ऋतुस्राव महिलाओं में होता है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये महिलाओं के अंडाशय है, ये महिलाओं का क्या है, अंडाशय है, यहीं से निकलते हैं गाइस क्या, अंडाणु निकलते हैं गाइस। तो हर महीने ऋतुस्राव में गाइस ये जो हम देखते हैं गर्भाशय में गाइस, गर्भाशय एक जब इंसान की जो किशोरावस्था से ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, और तभी से क्या अंडाणु भी निकलना शुरू करते हैं, ठीक है ना। जब अंडाणु निकलना शुरू करते
चलते हैं तो हर महीने गाइस जो महिला होती है वो उसका शरीर गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो गाइस ये गर्भाशय है इसकी भित्ति क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, ताकि वो गर्भ को धारण कर सके, भ्रूण को धारण कर सके। और गाइस जब महिला गर्भ को धारण नहीं करती है उसको गाइस कोई भी क्या नहीं मिलता है, शुक्राणु नहीं मिलता है, और ना ही वो उसके शरीर में शुक्राणु का प्रवेश होता है, और ना ही वो गर्भ को धारण करती है। तो यही गाइस जो ये म्यूकस मतलब गाइस ये जो यहाँ पे जो मोटी भित्ति बन गई थी तो वो क्या होती है, वो टूट करके जब उसको शुक्राणु नहीं मिलता है तो टूट करके वो रक्त के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। ठीक है ना, यही लिखा था। देखिए यहाँ पे क्या था, अंड निषेचन नहीं होता है। अंड निषेचन मतलब अंड शुक्राणु से नहीं मिलता है। तो फिर क्या होता है, जो गर्भाशय की भित्ति हो गई थी मोटी, परत का कोई उपयोग नहीं रहता है। तो उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा जो मोटी हो गई है। ठीक है ना, तो अतः यह परत धीरे धीरे क्या हो जाती है, टूट जाती है, और योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस किसके द्वारा गाइस रूप में यह बाहर निकल जाती है। इसलिए इसको हम ऋतुस्राव कहते हैं। रक्त के माध्यम से निकलती है कि नहीं निकलती। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं अपन, गर्भ निरोधक विभिन्न विधि कौन कौन सी हैं, इनके बारे में। गर्भ निरोधक क्या कहलाता है, तो गर्भ धारण ना हो इसके निरोध की गाइस कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है ना, तो हम इसके बारे में देखते हैं। इसकी गाइस विभिन्न विधियां हैं। एक है पहली गाइस हम देखते हैं यांत्रिक विधि। इसके द्वारा भी गर्भ को रोका जा सकता है धारण करने से। पुरुष द्वारा गाइस कंडोम का उपयोग तथा स्त्रियों में लूप या कॉपर टीका को गर्भाशय में स्थापित करके, मतलब कि गैस वहाँ पे कॉपर टी का उपयोग करके या फिर कंडोम का उपयोग करके, आप इतना समझ लीजिए, बाद में समझ में आपको आ जाएगा, का उपयोग करके गर्भाशय में स्थापित करके इसको गर्भ को धारण करने से रोका जा सकता है। ये है गैस यांत्रिक विधि। ठीक है ना, यंत्र है एक प्रकार का। आप देखिए क्वेश्चन सेकेंड विधि क्या है, शल्य क्रिया विधि। अब शल्य क्रिया विधि क्या है, पुरुष में जो शुक्र वाहिकाएं हैं गाइस उसमें अवरुद्ध करना, जिससे कि शुक्र वाहिकाएं क्या ना निकालें, शुक्राणु ना निकालें। ठीक है ना, तथा स्त्रियों में जो अंडवाहिकाओं को, हाँ तो हम शल्य चिकित्सा में क्या हो रहा है, एक विधि हमने देखी, पुरुष क्या करें, शुक्र वाहिकाओं के द्वारा मार्ग क्या कर दें, अवरुद्ध कर दें, और स्त्रियों में जो अंडवाहिनी है जहाँ से अंडाणु निकलता है उसे शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे मार्ग में समापन करना या फिर वहीं से गैस उसको बंद कर देना। तो ये होती है शल्य चिकित्सा विधि, हमें देखा जाता है अभी। तो इन विधियों के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, गर्भ को रोका जा सकता है। तो ये तो सिंपल सी विधि है, ये तो सब कोई जानता होगा कि मतलब जहाँ से शुक्राणु निकल रहे हैं शुक्र वाहिकाओं को बंद कर दिया जाए। तो जब शुक्राणु नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, फिर गर्भ तो धारण हो नहीं सकता है ना। शुक्राणु और अंडाणु और अंडवाहिनियां जहाँ पे अंडाणु निकलते हैं उसको अवरुद्ध कर दिया जाए उनका मार्ग, तो इससे भी हो सकता है। और लेकिन गाइस इस विधि में हम देखते हैं, लेकिन यह विधि दुरुपयोग हो रहा है जो कि गैर कानूनी है। इसके बाद हम देखते हैं गाइस हार्मोन्स का संतुलन करना। अब हार्मोन्स में गाइस भी निकलते हैं, हमारे हार्मोन्स भी जनन के लिए गाइस उपयोगी होते हैं, और यदि हार्मोन्स नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, कहाँ से, वृषण से निकल रहा था गाइस, तो उससे क्या होता है, वृषण से निकलता है तो वो नियंत्रण कर सकता है। इसके बाद हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट हार्मोन्स निकलता है जो कि शुक्राणु को गाइस स्त्रावण करता है, शुक्राणुओं से क्या करता है और आगे भेजता है। जब ये हार्मोन्स ही नहीं निकलेंगे गाइस तो क्या होगा, तो वो अपने आप गर्भ वो जाएंगे नहीं, शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो फिर क्या यहाँ से गर्भ धारण होगा। इसके लिए गाइस लोग गोलियां खा लेते हैं, गोलियों का सेवन करते हैं जिससे कि ये हार्मोन्स का संतुलन हो सके। इसके बाद पांचवा है प्राकृतिक विधि। आत्म संयम के द्वारा ऋतुस्राव को रोका जा सकता है, मतलब खुद ही आप आत्म संयम, स्वयं से संयम रख करके भी लोग ऋतुस्राव को अवधि के समय गाइस आत्म संयम के द्वारा, जब ऋतुस्राव आता है, ऋतुस्राव मतलब पीरियड्स के टाइम 10 से 17वें दिन तक गाइस कोई भी संबंध 17वें दिन तक यौन संबंध से दूर रहना।
तो ये प्राकृतिक है कि आप उनसे मतलब कि यौन संबंध करिए ही नहीं, तो फिर कहाँ से अब गर्भधारण होगा। इसके बाद देखिए एक ये है क्वेश्चन नंबर, एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीवों में जनन की पद्धति में क्या अंतर है। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं गाइस, जो एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे अमीबा क्या है, एक बहुत छोटा जीव है गाइस। छोटे छोटे जीव के लिए गाइस बहुत सारी कोशिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर तो गाइस बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिकाएं गाइस क्या बनाई हैं, ऊतक बना है, और ऊतक से अंग बना है, और अंग से शरीर बना है, ठीक है ना। तो हमारा शरीर तो बहुत कोशिकाओं से, लेकिन कुछ कुछ जीव कैसे होते हैं, एक कोश के होते हैं। तो एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों में जनन की पद्धति में क्या अंतर पाया जाता है। तो गाइस एक कोशिकीय जीव किस प्रकार जनन करते हैं और बहुकोशिकीय जीव किस प्रकार जनन दो अपने जैसे जीवों का निर्माण करते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर देते हैं अपन। एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन केवल गाइस अलैंगिक विधि के द्वारा होता है। इनके गाइस ये बहुत छोटे होते हैं, और ये गाइस इनके लिए दो नर और मादा की जरूरत नहीं होती है। ये क्या कर लेते हैं, अकेले ही प्रजनन अपने जैसे जीव का निर्माण कर लेते हैं। गाइस पता चला ये टूट गए और उससे नया जीव का निर्माण हो गया, ऐसा होता है इनमें, है ना। या फिर गाइस एक जीव है गाइस, इसमें जैसे एक कोशिकीय जीव है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, तो आगे केंद्रक गाइस दो केंद्रक बना, और फिर क्या हो गया, इन कोशिकाओं का क्या हो गया, विभाजन हो गया, और गाइस ये दो कोशिकाएं निकल के इसी से आ जाती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। इनको नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इस अलैंगिक विधि से होता है। और जबकि हम देखते हैं बहुकोशिकीय जीवों में जिनकी संरचना जटिल होती है गाइस, उनमें बहुकोशिकीय जीवों में गाइस कुछ जीवों में जिनकी सरल संरचना है बहुकोशिकीय जीवों की, एक होती है सरल संरचना बहुकोशिकीयों में, और एक होती है जटिल संरचना। तो गाइस हम देखते हैं जो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव हैं, तो वो तो बिना गाइस उनके लिए भी अलैंगिक जनन हो जाता है, वो अकेले जनन कर लेते हैं। और लेकिन जिसकी संरचना जटिल है, हाथ है, पैर है, मुंह है, बहुत अंगों से मिलाकर के बना है जिनका शरीर, अंग कोशिकाएं हैं, कोशिका से ऊतक बने हैं, ऊतक से गाइस यदि अंग बने हैं जैसे हाथ पैर मुंह, फिर शरीर बना है, वो जटिल कोशिका है, इस तो उनको क्या लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है। तो बहुकोशिकीय जीव में लैंगिक और अलैंगिक दोनों की जरूरत होती है। जबकि हमने देखा था एक कोशिकीय जीव में गाइस लैंगिक विधि के द्वारा बस वो जनन कर लेता है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या देखा, जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, जो रिप्रोड्यूशन है, जो अपने जैसे जीव का निर्माण जो लोग जो करते हैं, जो सजीव, तो गाइस वो किसी प्रजाति की समष्टि सृष्टि में स्थायित्व के लिए किस प्रकार सहायक है। तो आप ही सोचिए गाइस, यदि जनन ना होता तो कोई भी स्पीसीज या कोई भी प्रजाति, जैसे गाइस बकरी की प्रजाति है, भेड़ की प्रजाति है, मानव प्रजाति है, या जीव पौधों की प्रजातियां हैं, तो क्या वो सृष्टि में समष्टि में गाइस उनमें स्थायित्व होता। वो अभी तक होती है। स्थायित्व मतलब कि गाइस स्थायी रूप से रह पाते क्या वो लोग। हम देखते हैं कुछ एक टाइम के बाद सबकी मृत्यु हो जाती है, सभी सजीवों की। तो गैस हम वो स्थायी कैसे रह पाते हैं। तो भाई गैस उसका कारण है जनन। क्या है उसका कारण, जनन। अब इसको आंसर को अपन पढ़ते हैं। देखिए, जनन मतलब अपने जैसे जीव का निर्माण करना। जनन के कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है। हम देखते हैं निरंतरता कैसे बनी है गाइस। उसी सजीव क्या करता है, ये अपने जैसे जीव का निर्माण करता है, फिर गाइस वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जो सजीव का वो निर्माण करके गया है वो जीव का निर्माण करेगा, फिर वो खत्म होगा। हम ये देखते हैं, हम ये निरंतरता बनी रहती है, ठीक है ना। और जनन जीवों में लगभग अपने जैसे जीवों का जन्म देते हैं। क्या करते हैं जनन में, लगभग अपने ही समान जीवों का निर्माण करते हैं। जैसे बकरी का बच्चा बकरी होता है कि नहीं होता है। इसके कारण इनकी प्रजाति बनी रहती है। इस कारण गाइस स्पीसीज की जनसंख्या बढ़ती जाती है और अनुकूल परिस्थिति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनके जो गुण हैं गाइस, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संवहन जनन ही संभव है, जनन के द्वारा ही संभव है। तो हम देखते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या से संवहन जो होता रहता है उनमें, तो वो जनन के द्वारा होता है, जन्म लेते हैं, है ना। और जनन का विकास से गाइस जनन के विकास का ही योगदान है। हम देखते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी गाइस इस
समष्टि में स्थायित्व बना रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीसीज बढ़ती रहती है। जनन किसी स्पीसीज की समष्टि का संरक्षण कर उसके स्थायित्व में सहायक है। तो गाइस जो जन्म है, जो जनन होता है, जनन मतलब आप ही सोच लीजिए जन्म, ठीक है ना, प्रजनन। प्रजनन के द्वारा ही जो स्पीसीज है, कोई प्रजाति है, जैसे चाहे वो भेड़ की हो चाहे बकरी को हो, वो समष्टि में मतलब सृष्टि में गाइस संरक्षण उनको प्राप्त है और वो स्थायित्व रूप से बनने में सहायक होती है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस हमने इसमें क्या देखा, एक तो जनन के द्वारा निरंतरता बनी रहती है, ठीक है ना, और सभी जीव जैसे जन्म के कारण ही जनसंख्या में वृद्धि होती है और अनुकूल परिस्थितियों में उनमें क्या पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें संवहन होता रहता है और वो विकास होता रहता है। हमने 3 चीज़ें देखी। इसके बाद क्या देखा गाइस, इनमें स्थायित्व, जनन के माध्यम से इनमें स्थायित्व आता रहता है। आगे गाइस देखते हैं गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। लोग अक्सर हम देखते हैं कि गर्भ को निरोधक, कि जिससे गर्भ धारण ना हो, ऐसी युक्तियां आप करते हैं। जैसे कि गाइस आपने देखा सुना होगा कि ऑपरेशन करवाना बच्चों वाला, जिससे कि बच्चे पैदा ना हो, है ना, या फिर गोलियां दवाइयां खाना। तो युक्तियां अपनाते हैं। जैसे हमने बहुत सी युक्तियां पढ़ी, शल्य क्रिया पढ़ी, इसके बाद गाइस हमने प्राकृतिक क्रिया पढ़ी, एक गाइस यांत्रिक क्रियाओं के बारे में देखा कि जिससे गर्भ निरोधक हो सकता है। तो गाइस इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों लोग गर्भ निरोधक युक्तियों को क्यों अपनाते हैं। देखिए इसका आंसर देखते हैं। यौन क्रियाओं के द्वारा हम देखते हैं कि गर्भधारण की संभावना सदैव बनी रहती है और गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर पर गाइस शरीर एवं भावनाओं की मांग पर आपूर्ति बढ़ जाती है। उसको गाइस शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से उसको आपूर्ति करनी होती है। जैसे गाइस यदि गर्भधारण है तो उसको एक्स्ट्रा चीज़ खानी चाहिए, तब तो होने वाला शिशु अच्छा होगा, है ना। उसको अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है, कैलोरी की भी ज़रूरत होती है। तो गाइस उसकी आपूर्ति भी बढ़ जाती है। तो क्या देखा हमने, स्त्री के शारीरिक एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है। यदि वह स्त्री एवं यदि वह उसके लिए गाइस तैयार नहीं है वह स्त्री, तो उसके गाइस स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हमने ये देखा गाइस क्या होता है, भावनात्मक और शारीरिक रूप से उसकी आपूर्ति गाइस बढ़ जाती है और यदि स्त्री गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है तो उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमने ये देखा। इसके अतिरिक्त गाइस और क्या कारण हो सकता है, तो शारीरिक अस्वस्थता और असमर्थता भी गर्भधारण न करने के लिए बाध्य कर सकती है। इस कारण गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी पड़ती हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है गाइस, कि हो सकता है वो स्त्री क्या हो, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, वो बीमार हो, तो गाइस वो असमर्थ हो गर्भ धारण करने के लिए, गर्भ का पालन करने के लिए। इसलिए भी लोग क्या करते हैं, गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाते हैं। और तीसरा कारण जनसंख्या वृद्धि हो सकता है गाइस, उसके बच्चे हो गए हों एक्स्ट्रा, अब वो एक्स्ट्रा बच्चों का क्या करेगी, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि अभी एक बच्चा तो गाइस पल नहीं रहा, दूसरा को क्या करोगे। इसीलिए भारत सरकार कहती है 2 बच्चे सबसे अच्छे, है ना। इसके लिए गाइस इसीलिए गर्भ निरोध ये भी आप लिख सकते हैं, है ना, कि गाइस हो सकता है उसके 1-2 बच्चे हो गए हों, इसीलिए भारत सरकार क्या कहती है कि उसको गाइस उनको यदि रहेंगे तो उनको पालने की भी तो समस्या होती है कि नहीं होती है। 2 बच्चे यदि 1-2 बच्चे हैं जिसके, तो उतने ही काफ़ी हैं। तो ये होता है। इसके लिए गाइस एक तो शारीरिक और मानसिक रूप से गाइस उसको भावनात्मक रूप से आवश्यकताएं गाइस बढ़ जाती हैं और लोगों में गाइस हो सकता है स्त्री क्या हो, असमर्थ हो शारीरिक रूप से गर्भ धारण करने के लिए। 2 कारण हमने इसमें देखे हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट आज की स्लाइड का गाइस। क्वेश्चन नंबर क्या है, पुष्पों की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र क्या होता है। तो गाइस हम देखते हैं उनके सभी भागों का गाइस चित्र बनाया गया है। देखिए ये होता है गाइस, पुष्प में क्या होता है, बाह्यदल होता है,
क्या होता है, बाह्यदल होता है। इसके बाद हम देखते हैं गाइस पुष्प में एक अंडाशय होता है। अंडाशय किससे लगा होता है गाइस, अंडाशय से लगी हुई एक जाति है गाइस वर्तिका। ये आप देख रहे हैं, ये गाइस अंडाशय से होती हुई जाती है। ये है गाइस अंडाशय, अंडाशय से लगी हुई क्या जा रही है, वर्तिका कहते हैं इसको, इस लाइन को। और इस लाइन के वर्तिका से ही गाइस क्या होती है, वर्तिका में ये जो भाग दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है गाइस, वर्तिकाग्र कहा जाता है। मतलब वर्तिका के आगे का भाग वर्तिकाग्र, ठीक है ना। और ये होते हैं गाइस, ये तीनों क्या होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ये वर्तिका है। मतलब देखिए ये वाला वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है और ये अंडाशय है। और ये तीनों मिलाकर के क्या बनते हैं गाइस, यही है स्त्री केसर। क्या है, स्त्री केसर पुष्प में, जो कि इस पुष्प के जनन अंग हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा स्त्री केसर के बारे में। इसके बाद होता है गाइस, एक होता है पुंकेसर। क्या होते हैं गाइस, पुंकेसर होते हैं। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, इस लाइन के बीच की लाइन में देखिए ये वाली, इसके बारे में पढ़ा। ये सब क्या होता है, स्त्री केसर होता है। अब देखते हैं पुंकेसर के बारे में। तो देखिए जो पुंकेसर होता है ये पुष्पों में नर जनन अंग है। क्या है, पुष्पों में नर जनन अंग है एक प्रकार का। देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, परागकोश होते हैं, तंतु होता है, इसी को मिलाकर के क्या बनते हैं, परागकोश और तंतु को मिलाकर के ही पराग क्या बनता है, पुंकेसर बनता है। और स्त्री केसर में हमने 3 चीज देखी थी, कौन कौन सी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है ना। और पुरुष और गाइस इसमें जो पुंकेसर में कौन कौन चीज़ों से मिलाकर के बनता है पुंकेसर, तो हमने देखा जो पुंकेसर होता है गाइस, पुंकेसर होता है वो परागकोश और तंतु। तो परागकोश कहाँ होते हैं गाइस, आपने पुष्पों में गाइस आपने कभी उसका पुष्प देखा है, किसका बोलते हैं यार वो, धतूरा का पुष्प, उसमें इस प्रकार की गाइस उसको नीचे फाड़ कर देखना, तो इसमें इस प्रकार के गाइस तंतु पाए जाते हैं। देखिए ये परागकोश होते हैं, क्या होते हैं, परागकोश छोटे छोटे होते हैं। और ये भी गाइस अंडाशय से मिलते होते हो जाते हैं। और इससे यही परागकोश वर्तिकाग्र में जाते हैं गाइस। और वर्तिकाग्र में क्या कर पाते हैं, यही होता है परागकण वर्तिकाग्र से मिलते हैं। और गाइस अंडाशय में बीजों का निर्माण होता है। ये होते हैं दल, ठीक है ना, जो कली वगैरह होती है, पंखुड़ी होती हैं। क्या होती हैं गाइस, पंखुड़ी होती हैं जो कलरफुल हो। सो गाइस इस प्रकार आप ये बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो तने से लगा हुआ भाग है इसको हम बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बाह्यदल कहते हैं। ये है गाइस बाह्यदल। इसके बाद आप देखिए ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला भाग, सॉरी, जिससे कि ये देखिए यहाँ से ये जाता है तंतु। तंतु में होता है क्या, परागकोश लगा होता है ऊपर, इसमें पराग कण होते हैं जो कि गाइस नर जनन अंग है, मतलब पुष्प में। ठीक है ना, ये है गाइस परागकोश और ये है तंतु। और इसी से मिलकर के बनता है क्या, इसी को कहते हैं हम, इन दोनों चीज़ों को कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं गाइस, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है ना, यहीं से क्या होते हैं, ये परागकोश है, यहीं से परागकण होते हैं इसमें, जो कि गाइस उड़ कर के जाते हैं किसमें, वर्तिकाग्र में। और गाइस वर्तिकाग्र में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं और अंडाशय होता है। इसी से क्या बनता है गाइस, ये बीज का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना। अब हमने देखा ये नर पुंकेसर देखा, अब देखते हैं गाइस स्त्री केसर। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये वाला भाग, जो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, इसी को ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, सॉरी हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए ये वाला भाग, ये, और जिसमें गाइस ये लगा हुआ है ये पूरा भाग, ये, इसको ही हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर में क्या क्या होता है, देखिए ये है गाइस अंडाशय, जहाँ पे गाइस बीज का निर्माण होता है। इसके बाद ये वाला भाग जहाँ से ये डंडी ऊपर जाती है अंडाशय से होते हुए, इसको क्या कहते हैं गाइस, वर्तिका कहते हैं इसको। ये अंडाशय है, ये वर्तिका है गाइस। वर्तिका के ऊपर जो वर्तिका से ऊपर लगी हुई एक और लाइन है गाइस, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। मतलब वर्तिका के आगे का भाग ही क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। तो इसी को हम क्या, इन तीनों चीज़ों को मिला करके देखिए ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है गाइस, ये वर्तिका है। इसके बाद होता है अंडाशय, इसी को हम कहते हैं स्त्री केसर।
आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। और ये आपको जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है ये क्या है गाइस, पंखुड़ी है, दल है, ठीक है ना। ये पार्ट होते हैं गाइस एक उसमें, किसमें, एक पुष्प में। ये है स्त्रीकेसर और ये है गाइस पुंकेसर, ठीक है ना। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कैसा लगा ये वीडियो गाइस, हमने इस प्रकार समझाने की कोशिश की आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। लाइक करें, आपके लाइक से गाइस कुछ नहीं होता है, ओनली हमें ये पता चलता है गाइस कि इस प्रकार से वीडियो डालना भी चाहिए या नहीं डालना चाहिए। हमें ये पता चलेगा गाइस कि हम ये जो मेहनत कर रहे हैं, कहीं चित्र और डायोग्राम लेकर के आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इसमें गाइस आपको हेल्प मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, ये तो गाइस हमें कमेंट बॉक्स ही बताएगा आपका। सो गाइस थैंक यू गाइस।